हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की। अगर बात की जाए कॉन्ट्रैक्ट की कि कॉन्ट्रैक्ट को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट की। अगर बात की जाए इसकी डेफिनेशन की, 2H में इसको डिफाइन किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए कुछ टर्म्स हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसे प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, प्रॉमिस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है और एग्रीमेंट क्या होता है। तो फर्स्टली हम जानेंगे प्रपोजल। प्रपोजल होता क्या है। जनरली आप प्रपोजल का बहुत ही बार यूज़ करते हैं, लेकिन आप जानते हैं सिर्फ वही प्रपोजल जो मैरिज के लिए होता है। मैं यहाँ पर उस प्रपोजल की बात नहीं कर रही हूँ, हम बात कर रहे हैं कॉमर्शियल प्रपोजल। कॉमर्शियल प्रपोजल यानी बिजनेस में यूज़ होने वाले प्रपोजल्स की। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ, क्या आप ये मार्कर ख़रीदना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि हाँ मैं ये मार्कर ख़रीदना चाहता हूँ या मैं ये मार्कर ख़रीदना चाहती हूँ, तो वो क्या होगा, आपकी एक्सेप्टेंस। फर्स्टली क्वेश्चन कि क्या आप मार्कर ख़रीदना चाहते हैं, ये तो हो गया प्रपोजल, और आपका आंसर कि हाँ मैं ये मार्कर ख़रीदना चाहता हूँ, ये हो गया एक्सेप्टेंस। जैसे कि मैंने आपसे बोला मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, कि आप ट्यूशन्स पढ़ना चाहते हैं, आप कोचिंग लेना चाहते हैं, ये तो क्या हो गया प्रपोजल। और यदि आप हाँ करते हैं तो वो क्या होता है, एक्सेप्टेंस। अगर बात करें तो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिलकर क्या बन जाता है, प्रॉमिस। यूजुअली आप लोग यूज़ करते हैं, जैसे ही आपने किसी मित्र को, अपने फ्रेंड को बोला कि क्या आज शाम को आप मेरे घर पे खाना खाने आओगे, उसने हाँ बोला और आपने बोला पक्का प्रॉमिस, तो यही होता है प्रपोजल देन एक्सेप्टेंस मिलकर के क्या बन जाता है, प्रॉमिस। अब अगर हम इसमें जोड़ दें कंसिडरेशन, अब क्वेश्चन आता है दिमाग में, कंसिडरेशन क्या होता है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा क्या आप मार्कर खरीदना चाहते हो, आपने बोला हाँ, तो मैं फ्री में तो देने वाली हूँ नहीं, कि मैं फ्री में तो बांट नहीं रही हूँ। अगर फ्री में बांट रही हूँ तो वो हो जाता है कोई गिफ्ट हो जाता है या डोनेशन हो जाता है, लेकिन मैं आपसे इसका क्या लूँगी, प्राइस। मैंने बोला कि मैं मार्कर बेचना चाहती हूँ, क्या आप इसे खरीदना चाहते हो, ये तो हो गया प्रपोजल। आप कह रहे हैं कि आप मार्कर खरीदना चाहते हैं, ये हो गया एक्सेप्टेंस। देन आपने मुझसे पूछा प्राइस, मैंने बोला 20 रुपीज़, कि मैं ये मार्कर 20 रुपीज़ में बेचना चाहती हूँ, क्या आप खरीदना चाहते हो। तो 20 रुपीज़ जो मैंने कहा है वो क्या हो गया, कंसिडरेशन। अब यदि आप हाँ करते हैं तो ये क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। फिर से समझ लें इसे, फर्स्टली प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिलकर के क्या बना, प्रॉमिस। अगर प्रॉमिस में आप कंसिडरेशन ऐड कर देते हो, यानी कि उसका कोई प्राइस डिसाइड कर देते हो, तो वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट होने के लिए प्रॉमिस के साथ में कंसिडरेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जनरली लोग क्या समझते हैं, लोगों को ये समझ में आता है कि एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट ही एग्रीमेंट है। जो लोग लॉ नहीं जानते हैं, लीगली टर्म्स जिन्होंने नहीं पढ़ी हैं, वो समझते हैं कि एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक स्टेज और क्रॉस करनी होती है। कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जबकि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट।
अब बात करते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ से क्या मतलब है। एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है? जैसे कि मैंने आपसे 20 रुपीज़ ले लिए मार्कर के लिए और मैंने आपको मार्कर नहीं दिया। अब आप क्या करेंगे, आप कोर्ट में जाएंगे कि आप प्राइस दे चुके हैं और आपको वो सर्विस या वो वस्तु थिंग आपको नहीं मिल रही है, तो आप कोर्ट में जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपने मेरे से एग्रीमेंट किया था ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तब इस एग्रीमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो। अब बात आती है कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसे कौन से एग्रीमेंट होते हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे पैसे लिए कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपकी जॉब लगवा दूंगी या फिर मैं आपको पास करवा दूंगी, या मैं किसी भी तरह से आपसे कोई रिश्वत ले रही हूँ। तो अगर मैंने आपसे पैसे ले लिए और मैंने आपको पास नहीं करवाया, तब आप उस चीज़ के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो जो आप कर रहे हैं वो इल्लीगल है। ऐसा कोई भी काम जो लीगल नहीं है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो सकता। तो वो जो इल्लीगल वर्क है या कि कोई भी ऐसा काम जिसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, वो तो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसा कोई एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, वो क्या कहलाएगा? वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब है शून्य करार, यानी उसका लॉ के अंदर कोई वैल्यूज नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं है, आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, ना ही आप उसे क्लेम कर सकते हो। तो इस तरह से हमें क्या समझ में आया, कोई भी एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप जाकर के देखोगे अपने बेयर एक्ट में 2H में यही डेफिनेशन दी है कॉन्ट्रैक्ट की, कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है वही कॉन्ट्रैक्ट है। तो डेफिनेशंस की अगर हम बात करें, सेक्शन 2A बताता है प्रपोजल को, सेक्शन 2B बताता है एक्सेप्टेंस को, सेक्शन 2B ही बताता है प्रॉमिस को, कंसिडरेशन बताता है सेक्शन 2D। सेक्शन 2E में दी हुई है एग्रीमेंट की डेफिनेशन, और सेक्शन 2G बताता है वॉइड एग्रीमेंट को, सेक्शन 2H बताता है कॉन्ट्रैक्ट को। तो बिल्कुल क्रम सभी का एक साथ चल रहा है, आपको डेफिनेशन याद करने में भी इजी होगा और समझने में भी। फर्स्टली आपका आता है प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, दोनों मिलकर के बनता है प्रॉमिस, और प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन ऐड कर दिया जाता है तो बनता है एग्रीमेंट। कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी होता है जबकि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो क्या हो जाता है? वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट को कहाँ डिफाइन किया है? सेक्शन 2G में। अब बात करते हैं ऐसे व्यक्ति की जिसने प्रॉमिस को एक्सेप्ट किया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो प्रपोजल कर देता है वो तो होता है प्रॉमिसर, और जिसने प्रपोजल एक्सेप्ट किया है वो क्या कहलाता है? प्रॉमिसी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू सो मच।